हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय जो कि श्वसन है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि आप इस एक ही वीडियो को वन शॉट नहीं बल्कि गन शॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, आप इतना भरोसा कीजिए कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह है कि श्वसन को परिभाषित करें। क्या है कि श्वसन को परिभाषित करें, यानी कि श्वसन का परिभाषा देना है। आखिर श्वसन होता क्या है। तो देखिए आप लोग बोलिएगा कि हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसी को श्वसन कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हम लोग जब भोजन करते हैं ना उसके बाद सांस इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हम भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकें। देखिए क्या है इसका परिभाषा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं और जिसका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, श्वसन कहलाता है। यानी कि हम जो श्वसन ग्रहण करते हैं ना वह हमारे शरीर में जो भोजन किए हैं उससे एनर्जी बनाने के लिए हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है ना। और श्वसन हम नहीं करते बल्कि हमारा एक एक कोशिका श्वसन करता है। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा सांस लेना और सांस छोड़ना इसको श्वसन नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि उसको बोला क्या जाता है, तो आगे देखेंगे हम लोग कि उसको बोला क्या जाता है, ठीक है। तो श्वसन आपको समझ में आ गया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी कोशिका में ग्लूकोज को तोड़कर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं और जिसका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है उसे श्वसन कहा जाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आप बना दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, श्वसन के प्रकार के। आखिर जो यह श्वसन है यह कितना प्रकार का होता है। तो देखिए जब हम श्वसन करते हैं ना तो दो ही प्रकार का श्वसन करते हैं। एक तो वह होता है जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और एक जो होता है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो आप सबसे पहले यह याद रखिए कि श्वसन कितना प्रकार का होता है। तो श्वसन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन। तो एक हो गया आपका वायवीय श्वसन यानी कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, और एक हो गया अवायवीय श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। तो यही इसका दो प्रकार है। चलिए इसका अब हम लोग परिभाषा देखते हैं कि आखिर परिभाषा क्या है। तो देखिए परिभाषा क्या है वायवीय श्वसन का, कि जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऐसे श्वसन को क्या कहा जाता है, वायवीय श्वसन कहा जाता है। यानी कि जब हम लोग भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में करेंगे तो ऐसे श्वसन को हम लोग क्या कहेंगे, तो वायवीय श्वसन कहेंगे, जो कि हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम लोग वायवीय श्वसन करेंगे या अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन करेंगे। कैसा श्वसन करेंगे, तो वायवीय श्वसन करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका देखिए क्या है, मनुष्य, पक्षी, जानवर, ये सभी चीजें जो है आपका वायवीय श्वसन में आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अवायवीय श्वसन क्या है। तो देखिए वायवीय था जब भोजन का विखंडन हम लोग ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते थे, लेकिन अवायवीय में क्या है कि इसमें हम लोग भोजन का विखंडन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करेंगे। तो यही अंतर है वायवीय और अवायवीय श्वसन में। तो देखिए अवायवीय श्वसन क्या हो जाएगा, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ऐसे श्वसन को ही क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जैसे आपका यीस्ट हो गया, यीस्ट याद रखिएगा कि अवायवीय श्वसन किस में होता है, तो यीस्ट में होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन समझ में आ गया। सबसे पहला था श्वसन, तो श्वसन भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद श्वसन का प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार का होता है। एक हो गया वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो गया, और एक हो गया अवायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। देखिए इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया है वाई, क्या आ गया है, वाई, यानी कि यह वायु के उपस्थिति में होगा, यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। और एक देखिए आपका अवाई आ गया, यानी कि वायु के उपस्थिति में नहीं होगा। तो जो वायु यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जहां पर हम लोग का भोजन का विखंडन होता है उसे वायवीय श्वसन कहेंगे, और जहां पे भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। और याद रखिएगा कि अवायवीय श्वसन का उदाहरण क्या है, तो यीस्ट है अवायवीय श्वसन का उदाहरण। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यीस्ट कैसा श्वसन करता है, तो यीस्ट कैसा श्वसन करता है, तो अवायवीय श्वसन करता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया वायवीय और अवायवीय श्वसन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन
श्वसन में क्या अंतर है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि वायवीय और अवायवीय में अंतर अधिकतर बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि एक ही साथ आ गया है, एक है वायवीय श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन। तो देखिए इसका अंतर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखना है, अगर आपसे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछे तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला पॉइंट क्या देना है आपको कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद तो हम लोग को सब कुछ पता ही है। तो देखिए वायवीय श्वसन में हम लोग क्या देखे थे कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, देखे थे कि नहीं देखे थे। तो यही है वायवीय श्वसन में आपका सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है कि यह ऑक्सीजन के क्या होता है, उपस्थिति में होता है। जबकि अवायवीय में क्या हो जाएगा, देखिए नाम ही में लगा है अवाय यानी कि वायु नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है कि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि इस क्रिया में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसीलिए यीस्ट का उपयोग जो है एल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि इस क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का उपस्थिति रहेगा वहाँ पे क्या होगा, अधिक ऊर्जा मुक्त होगा। इसीलिए वायवीय श्वसन में क्या होता है, तो अधिक ऊर्जा मुक्त होता है एटीपी के रूप में। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि इस क्रिया में कम ऊर्जा मुक्त होता है। देखिए जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। इसके बाद देखिए क्या है कि अधिकांश पौधे और जानवरों में पाया जाता है, यानी कि वायवीय श्वसन जो है ना यह अधिकतर पौधे और जानवरों में ही पाया जाता है। इसके बाद देखिए क्या है अवायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है, यह अवायवीय जो श्वसन है यह कुछ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, जैसे कि हो गया आपका यीस्ट में। तो आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं। आप वायवीय श्वसन का सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या दीजिएगा कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय में हो जाएगा कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि इस क्रिया में क्या हो जाएगा, यीस्ट बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और यीस्ट का उपयोग ही एल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो इसलिए इस क्रिया में क्या हो जाएगा, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए यह वायु के उपस्थिति में था, इसलिए हो जाएगा कि इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय वायु के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में है, इसीलिए इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन जो है अधिकतर पौधे और जानवरों में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कुछ सूक्ष्म जीव जैसे हो गया आपका यीस्ट इसमें होता है। तो देखिए शुरू में आपको हम बताए थे कि श्वसन सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको श्वसन नहीं कहा जाता है। तो जब भी आप लोग को हम बोले थे कि हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर श्वसन बोला मतलब क्या, हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। श्वसन तो उसे नहीं कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे ही कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। तो आप लोग इसका परिभाषा दीजिएगा, क्या सबसे आसान भाषा में परिभाषा दीजिएगा कि सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ आपका इसका परिभाषा देना है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह तो सभी को पता है कि हम लोग वायुमंडल से किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम का नहीं रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास या सांस लेना या ब्रीथिंग कहा जाता है। तो आप लोग इसका परिभाषा दीजिएगा, क्या दीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। और अपने भाषा में क्या बोलेंगे, सिंपल सी भाषा में कि सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो आप लोग इस तरीके से इसका आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए एक था आपका श्वसन और एक था श्वासोच्छ्वास। तो इसके बाद हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, तो यही हम लोग अब देखने वाले हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होता है। देखिए अगर आपसे कोई भी अंतर वाला प्रश्न आए तो आपको सबसे पहला नंबर पॉइंट में यही आंसर देना है कि उसमें और उसमें, यानी कि जो दो चीज में अंतर पूछे ना उसमें लिखना है। जैसे यहाँ पे श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर पूछा है तो इसमें लिखेंगे कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। कि कोई भी अंतर रहे तो आपको यह पॉइंट जरूर देना है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद कॉपी को दो बराबर भाग में विभाजित कीजिएगा, एक तरफ लीजिएगा श्वसन और एक तरफ क्या लिख दीजिएगा, तो श्वासोच्छ्वास लिख दीजिएगा। तो देखिए श्वसन जो है यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक कैसा प्रक्रिया है, तो जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि श्वसन जैविक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया। तो श्वसन जो है यह जीवन जीने के लिए किया जाता है, यह जैविक प्रक्रिया है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास क्या हो जाएगा, तो यह एक भौतिक क्रिया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित होता है। देखिए यहाँ पे आपको 5 अंतर दिया हुआ है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, इसमें से केवल 2 या 3 जो आपसे जल्दी और ज़्यादा दिन तक याद रहे
आपको सिर्फ वही अंतर को नोट करके याद करना है, ठीक है ना। जो अंतर आपसे आसानी से याद हो जाए, ज़्यादा दिन तक याद रहे, वही 2-3 जो है आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 23% दूसरा नंबर अंतर देखिए क्या है कि इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित होता है, और इसमें क्या है कि इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि इस क्रिया में कोशिका के अंदर होती है, यानी कि श्वसन, आपको पहले ही हम बोले थे कि श्वसन जो है यह हमारे शरीर का एक एक कोशिका करता है, तो इसीलिए है कि यह क्रिया कोशिका के अंदर होता है, जबकि यह क्रिया कोशिका का क्या है, बाहर का काम है। इसके बाद आपका क्या है कि इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवधारियों में होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में ही होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका परिभाषा का आंसर देना है। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, तो एक बार आप लोग रिवीजन कीजिए कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित है, और इसमें से 1-2 जो है आपका इसका लिख देना है 1-2 पॉइंट। तो सबसे पहले श्वसन में आप लोग लिख दीजिएगा कि यह एक जैविक प्रक्रिया है, और श्वासोच्छ्वास में लिख दीजिएगा कि यह एक कैसा प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया है। इसके बाद लिख दीजिएगा श्वसन में, श्वसन आपको हम बोले हैं कि यह कोशिका के अंदर का प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो श्वसन में लिख दीजिएगा कि यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास में क्या हो जाएगा, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। श्वसन में 1 पॉइंट हम लोग और भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है कि श्वसन में एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आपको सीधा समझिए ना कि 2-3 ही इसका अंतर याद रखना है, जो आपसे ज़्यादा दिन तक और बढ़िया से याद रहे, ठीक है ना। तो 2-3 आप इसका लिख दीजिएगा, आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 मार्क्स आपका आसानी से फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी क्या है। देखिए एटीपी क्या है, इनके किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। यहाँ पे जो हम लोग बार-बार अभी देख रहे थे एटीपी एटीपी एटीपी, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होता है। आखिर यह एटीपी है क्या, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या क्या कार्य है, तो यही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए एटीपी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो सबसे पहला अगर देखिए 3 शब्द है यहाँ पे, एक है ए, एक है टी, एक है पी। इसका फुल फॉर्म आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बताना ही पड़ेगा। तो 1-2 बार आप लोग हमारे साथ बोलिए एटीपी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखिए एडिनोसिन क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडिनोसिन यानी कि ए, ट्राई यानी कि टी, फास्फेट यानी कि पी। एक बार साथ साथ बोलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वह एटीपी का फुल फॉर्म होता है। याद हो गया कि एटीपी का अर्थ क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी जीवों की कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। सभी जीवों में सभी जीवों के कोशिका जो है उसमें ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा को पहुंचाने का, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो एटीपी के रूप में होता है, ठीक है ना। और इसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि ऊर्जा का सिक्का या करेंसी ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा सबसे पहला कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक विशिष्ट यौगिक है जो कि सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का संवाहक और संग्राहक है। इसे ऊर्जा का सिक्का याद रखिएगा, एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी। इसे ही एटीपी को कहा जाता है। इस एटीपी का आपका 2 कार्य पूछा था, तो देखिए इसका 2 कार्य क्या हो जाएगा कि यह कोशिका के अंदर ऊर्जा का संवहन का संचयन करता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का संवहन, जो कि हम लोग पहले ही पॉइंट में देखे हैं कि यह क्या करता है, जो सभी जीवों की कोशिका में ऊर्जा का वाहक है। तो कार्य में भी आपको यही ना लिखना है जी, कि इसमें क्या लिख दीजिएगा आप लोग कि यह कोशिका के अंदर ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। इसके बाद लिख दीजिएगा कि यह कोशिका का प्रमुख अवयव है। बस देखिए सिंपल सी, तो आपको इसका मुख्य कार्य याद करना है। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग हमें यह बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का सिक्का या करेंसी ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है। और एटीपी का जाता है आपका 2 कार्य, तो इसे भी आप लोग आसानी से याद कर ही लीजिएगा। 1-2 बार पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि क्या यह जो हम पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ मिल सकता है, तो बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन करके अपने व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अभी इसके बाद हम लोग अभी श्वसन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग श्वसन और जैसे श्वासोच्छ्वास, इसके बाद है दहन, यानी कि श्वसन और कुछ चीजों में अंतर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है, तो आपको हम बोले ही क्या है, अगर आपसे किसी भी चीज में अंतर पूछे तो सबसे पहला नंबर पॉइंट लिखना है कि इसमें और इसमें, यानी कि वह जो दोनों चीज दिया हुआ है ना,
उस दोनों में क्या है, तो निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला नंबर पॉइंट वही लिख लीजिएगा। जैसे श्वसन और दहन में अंतर पूछ रहा है, तो श्वसन और दहन में क्या अंतर है, तो निम्नलिखित अंतर है। और एक साइड कॉपी को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, एक साइड लिखेंगे श्वसन और एक साइड क्या लिखेंगे, तो श्वासोच्छ्वास लिखेंगे। तो देखिए श्वसन क्या हो जाएगा कि देखिए श्वसन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में जो लिखे थे कि यह एक जैविक प्रक्रिया है, तो श्वसन का इसमें भी क्या लिखेंगे कि यह एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि दहन क्या है, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए क्या है कि यह क्रिया कोशिका में होती है। हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर के पॉइंट में ही कि यह कोशिका के अंदर की प्रक्रिया है, जबकि यह कोशिका के बाहर वातावरण में होती है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता यानी कि एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि इसमें क्या करना है, सिर्फ तो आपको नहीं ही तो लिखना है जी। क्या लिखना है, नहीं ही सिर्फ लिखना है। तो यह क्रिया एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि दहन जो है यह क्रिया एंजाइमों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। बस यही आपको क्या है, इसमें 2-4 पॉइंट है। इसमें आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट याद रख सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा दिन तक और बढ़िया से याद रहे। वही पॉइंट आप लोग सिर्फ याद रखिएगा, श्वसन और दहन का या कोई भी क्यों ना अंतर है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखिए कि किण्वन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए किण्वन क्या है इसका हम लोग देखने वाले हैं। अभी परिभाषा की किण्वन क्या है, इसका अनुसूत्र भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसका देखिए तो किण्वन क्या है, तो सबसे पहली बात कि किण्वन वायवीय श्वसन करता है या अवायवीय श्वसन। तो किण्वन जो प्रक्रिया है यह वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में होता है, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो देखिए किण्वन क्या है कि किण्वन अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की क्या में होता है, अनुपस्थिति में होता है। इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, पहले ही हम लोग लिख दिए हैं जब यह अवायवीय श्वसन है तो जाहिर सी बात है कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा या अनुपस्थिति में। अब तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। तो यही लिखा है कि किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। याद रखिएगा कोई भी चीज जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं हो सकता है, और किण्वन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। तो आप लोग ऐसे करके इसको याद रखिएगा। आपको इसका यह भी पूछा जाता है जो यह दिया हुआ है, इसका यह भी याद रख लीजिएगा अनुसूत्र को। देखिए ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, C6H12O6 या ग्लूकोज है। देखिए यह क्या हो जाता है, 2C2H5OH एथेनॉल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। यह एथेनॉल का अर्थ जो है एल्कोहल ही होता है। एथेनॉल का अर्थ क्या होता है, तो एल्कोहल होता है। तो किण्वन प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया। किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन के क्या होगा, अनुपस्थिति में होगा। जब ये अवायवीय श्वसन है तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, और ऑक्सीजन के जब ये अनुपस्थिति में होगा तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसमें ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, अपूर्ण विखंडन हो जाएगा। और जब यह ऑक्सीजन के अवायवीय श्वसन में होगा ना किण्वन प्रक्रिया, तो इसमें क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। और इसी प्रक्रिया का उपयोग दारू यानी कि शराब सब बनाने में भी किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को किण्वन क्या है। तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, और जब ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है इसीलिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं होगा, यानी कि अपूर्ण दहन होगा। तो यह था किण्वन प्रक्रिया, और इसका आप लोग 1-2 बार इसका जो यह अनुसूत्र है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि किण्वन का अनुसूत्र क्या है। इसके बाद देखिए कभी कभी आपसे देखिए हम आपको ये क्या बोल रहे हैं शुरू में ही कि आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सारा का सारा देखने वाले हैं, चाहे वह 2 मार्क्स वाला हो या 5 मार्क्स वाला हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे बार बार पूछा जाता है कि जीव का श्वसन अंग, जैसे हम लोग मनुष्य है ना, तो मनुष्य शरीर के किस अंग द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। तो देखिए या मनुष्य रहे या गाय रहे या व्हेल रहे या पक्षी रहे, या सब किसके द्वारा करता है, तो फेफड़ा के द्वारा करता है। रुकिए 1 मिनट जूम कर लेते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। हाँ, तो मनुष्य किसके द्वारा श्वसन ग्रहण करता है, तो फेफड़ा के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। इसके बाद आ गया मछली, तो मछली किसके द्वारा ग्रहण करेगा, तो गिल्स या गलफड़ा के द्वारा। गिल्स या गलफड़ा जिसे क्लोम कहा जाता है। तो आपको कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तीनों में से कोई एक नाम दिया जाता है, लेकिन तीनों नाम का अर्थ एक ही है, गिल्स या गलफड़ा या क्लोम। तो मछली इसके द्वारा श्वसन करता है। इसके बाद है केचुआ, यह तो आप लोग क्लास 6-7 में ही पढ़े होंगे कि केचुआ किसके द्वारा श्वसन ग्रहण करता है, तो त्वचा के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है केचुआ। इसके बाद देखिए आपका क्या है, मेढक। मेढक जो है जब यह मतलब स्थल में रहता है, यानी कि स्थलीय आकृति में रहता है, यानी कि भूमि पे रहता है, जब यह फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जब यह पानी के अंदर में चला जाता है तो उस दौरान यह त्वचा के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। तो आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जीव है जो त्वचा और फेफड़ा दोनों के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है, तो वह जीव कौन सा हो जाएगा, तो वह जीव हो जाएगा मेढक। तो याद रखिएगा कि मेढक किस किस के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। सबसे पहला हो गया आपका
सबसे पहला हो गया आपका फेफड़ा और एक हो गया त्वचा। तो त्वचा और जमीन पर जब रहता है तो फेफड़ा के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। इसके बाद है तिल, चट्टा या कीट। तो कीट किसके द्वारा श्वसन करता है? ट्रैकिया के द्वारा। इसके बाद है अमीबा। तो अमीबा कोशिका झिल्ली के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। तो आप लोग इसको 1-2 बार पढ़िएगा। मनुष्य हो जाएगा फेफड़ा के द्वारा, मछली हो जाएगा गिल्स के द्वारा, केंचुआ हो जाएगा त्वचा के द्वारा, मेढक हो जाएगा दोनों चीज़ के द्वारा, त्वचा और फेफड़ा दोनों के द्वारा। इसके बाद तिल, चट्टा या कीट हो जाएगा ट्रैकिया के द्वारा, अमीबा हो जाएगा कोशिका झिल्ली के द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियाँ पानी के अंदर आखिर सांस कैसे लेती है? सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि मछली जो है वह पानी के अंदर रहती है तो सांस आखिर लेती कैसे है? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जल जो है वह 2 चीज़ों के मिश्रण से बनता है। एक हो गया आपका हाइड्रोजन, एक हो गया आपका हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। एक हो गया आपका हाइड्रोजन और एक आपका क्या हो गया? तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। तो देखिए कि करता क्या है कि मछली में जो है श्वसन ग्रहण करने के लिए गिल्स होता है और वह गिल्स जो होता है, जो पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उपस्थित रहता है, यह ऑक्सीजन को छानने का काम करता है। क्या करता है? तो ऑक्सीजन को छानने का काम करता है, O2 को छानने का काम करता है और उसी के दौरान यह गिल्स के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। देखिए इसका क्या है कि मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए गलफरों का उपयोग करती है, यानी कि गलफरा के द्वारा जो है वह उसे छान कर श्वसन करती है ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो मछलियाँ पानी के अंदर कुछ इस प्रकार से श्वसन करती है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में तेज क्यों होती है? देखते होइएगा आप कि जल में जो जीव रहता है उसका श्वसन दर जो है वह स्थल पर रहने वाले जीवों से अधिक होता है, यानी कि स्थल पर रहने वाले, जैसे हम लोग अभी स्थलीय भूमि पर रह रहे हैं तो इससे उसका श्वसन दर अधिक होता है, यानी कि जल्दी जल्दी वह श्वसन करता है। लेकिन क्यों करता है? तो देखिए क्या है कि क्योंकि पानी में हवा की तुलना में घुली ऑक्सीजन कम होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो पानी रहता है ना उसके अंदर में 2 चीज़ें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहता है, लेकिन हम जो वायु में रहते हैं यहाँ पे सीधे तौर पर हम लोग श्वसन ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको पानी में से छानना रहता है। यही कारण है कि वह जल्दी जल्दी श्वसन करता है। जलीय जीव जैसे हो गया आपका मछली, मेढक, ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखिए एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। लेकिन इससे पहले आप लोगों से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन आप अपने किसी एक दोस्त में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। एक ही वीडियो में 1 शॉट का नहीं बल्कि गन शॉट का, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें, यानी कि मानव में जो श्वसन का क्रिया होता है उसका चित्र के साथ वर्णन करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो सबसे पहला श्वसन का आप एक यह भी परिभाषा दे सकते हैं कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। ऊर्जा को ही एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो श्वसन कहा जाता है। देखिए इसका अनुसूत्र दिया हुआ है यहाँ पे, श्वसन का C6H12O6 या इसके साथ है 6 ऑक्सीजन यानी कि O2 या टूट के क्या हो जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यह इसका आप लोग इसका अनुसूत्र याद रखिएगा कि श्वसन का अनुसूत्र है। इसके बाद देखिए क्या है कि श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं जो कि निम्न प्रकार से, यानी कि जो हम लोग श्वसन करते हैं उसमें कौन कौन सा अंग भाग लेता है, कौन कौन सा अंग उसमें सहायक है, अब हम लोग यह देखने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आपका हो गया नासा गुहा। क्या हो जाएगा? नासा गुहा, जिसे आप लोग छिद्र भी कहते हैं, नाक का छिद्र भी कहते हैं, ठीक है ना। नासा गुहा क्या हो जाएगा? ये आप लोग देखिए नासा गुहा में क्या हो जाएगा कि नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग है जिसमें 2 छिद्र पाया जाता है। यह तो बिल्कुल भी कहने वाली बात नहीं है। हम लोग श्वसन ग्रहण कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं, जिसमें कई गो छिद्र पाया जाता है, तो 2 गो छिद्र पाया जाता है। इसके बाद देखिए क्या है कि छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है, यानी कि वह जो छिद्र होता है उसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो वह जो ऑक्सीजन को ग्रहण किए हैं उसको शरीर के अंदर लेते हैं। इसके बाद क्या है देखिए कि नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं। आप लोग देखते हो जाएगा कि हम लोग के नाक में क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है। आखिर यह बाल पाया क्यों जाता है? तो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु और धूल कण जो प्रवेश करता रहता है ना, उससे या उसको जाने से, अंदर जाने से रोकता है ताकि हमको किसी भी प्रकार का हानि ना पहुँचे। तो इसीलिए जो है नाक में बाल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो नासा गुहा आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया आपका नासा गुहा आ जाएगा, ठीक है ना। नसिका वेश में भी इसे कहा जाता है। तो नासा गुहा में आप लोग पॉइंट में लिख दीजिएगा कि नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें कितना छिद्र पाया जाता है? तो 2 गो छिद्र पाया जाता है। छिद्र की सहायता से हवा को शरीर के अंदर लिया जाता है। नासा गुहा में दीवारों पर बाल पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। इसके बाद है आपका ग्रसनी। इसके बाद क्या है? ग्रसनी है। यहाँ पे देखिए आप लोग नाक का काम यहाँ पे हो गया है। नाक के बाद क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे ग्रसनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ग्रसनी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रसनी का क्या काम है?
कि नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, नासा गुहा यानी कि नाक के आगे जो यह घुमावदार जो आपको जो दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, तो ग्रसनी कहा जाता है। इसके बाद है आपका स्वर नली जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। देखिए क्या है कि फेरिंग्स के पीछे चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज़ का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो आवाज़ का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, तो स्वर नली को क्या जाता है। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि फेरिंग्स जिस छिद्र द्वारा लैरिंग्स में खुलता है उसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। इसके कार्य है कि भोजन का स्वर नली में जाने से रोकना है। इसके बाद आपका है ब्रोंकाई। क्या है ब्रोंकाई, देखिए आपका सबसे पहले स्वर नली को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो स्वर नली आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रोंकाई बोल रहा है, तो देखिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो यह पाइप गया है ना, जो यहाँ से दो बराबर भाग में विभाजित हो गया। देखिए एक चला गया है इधर और एक चला गया है इधर, तो यह जो दोनों भाग में विभाजित हो जाता है ना, इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। और इसका जो आप लोगों को यहाँ पे जो ब्रोंकाई का जो यहाँ पे बाटा है और इसका जो यह दीवार की तरह जो यहाँ पे दिख रहा है मोटा मोटा, यह जो दिख रहा है, यह इस टाइप का जो कुछ कुछ कहीं कहीं दिख रहा है इस टाइप का, इसे ही कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। क्या कहा जाता है, तो ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपका ब्रोंकियोल्स के ऊपर में जो आपका अंगूर के गुच्छा की तरह जो यह संरचना दिख रहा है, यह संरचना अंगूर की गुच्छा की तरह, इसे कहा जाता है वायु कोष्ठिका। क्या कहा जाता है, वायु कोष्ठिका कहा जाता है। और यह जो चारों साइड जिससे घिरा हुआ है, इसे कहा जाता है पैराइल प्लूरा। क्या कहा जाता है, पैराइल प्लूरा कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले यह ग्रसनी के बाद जो दो बराबर भाग में यह विभाजित हो जाता है, इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। और इसके बाद जो यह ब्रोंकाई अंदर में विभाजित हो जाता है, इसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स के बाद यहाँ पे जो इसके ऊपर में जो अंगूर जैसी संरचना होती है, इसे वायु कोष्ठिका कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। इसे तो आप लोग ऐसे करके इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा कि स्वर नली वक्ष गुहा यहाँ पे हो जाएगा वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद है आपका वायु कोश। तो देखिए क्या है कि यह फेफड़े के अंदर बैलून जैसी संरचना होती है, जहां गैसों के विनिमय की क्रिया होती है। प्रत्येक फेफड़े में इसकी संख्या 3 × 10⁸ होता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि वायु कोशों की कुल संख्या फेफड़े में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होता है। इसके बाद देखिए फेफड़ा क्या है कि यह एक जोड़ी गुलाबी स्पंज जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर कई वायु कोश होते हैं, जो पैराइटल प्लूरा के द्वारा घिरा रहता है, जो कि हम लोग देखे भी हैं, वह चारों ओर से इसी से घिरा था। तो दोस्तों यह था आप लोगों का श्वसन का वन शॉट नहीं बल्कि गन शॉट वीडियो। आप इतना उम्मीद जरूर रखिए कि अगर आप यह वीडियो को अंत तक देखे हैं, अगर आप यहाँ से एक जो भी हम बताए हैं वह सारा क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव, चाहे लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय, आप लोग इतना अगर कवर कर लेते हैं, तो इस अध्याय से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जाते जाते आपसे हम एक ही बात बोलेंगे कि आप वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब किए हों या नहीं किए हों, इससे मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग इसका चैप्टर 3 जो है, मतलब देखिए यह सभी जो है अध्याय एक ही है, इसका भाग एक है। जैसे जैव प्रक्रम में था पोषण, यह है श्वसन, इसके बाद है परिवहन, उसके बाद है उत्सर्जन। तो यह था दूसरा भाग श्वसन, इसके बाद हम लोग तीसरा भाग देखने वाले हैं परिवहन। तो आप लोग इंतजार कीजिएगा वह वीडियो का। और अगर आप जैव प्रक्रम यानी कि पोषण का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके वह भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपको हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जम के शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।